नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीए सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे राजनीति विज्ञान शिक्षा, उत्तरदायित्व एवं आचार संहिता। एक पॉलिटिकल साइंस टीचर की हम बातें करते हैं तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किस तरीके से करेगा कि उसको अपनी पहचान एक आदर्श शिक्षक, एक योग्य शिक्षक और दूसरों को किस तरीके से अपना मार्ग प्रदान कर सकता है, इस पहचान के रूप में होगी। एक शिक्षक को हमेशा ही दूसरों को प्रगति की ओर ले जाना, एक बालकों को बेहतर भविष्य का निर्माण करना और एक आदर्श छवि की पहचान दूसरों के सामने रखना एक शिक्षक के ऊपर आता है कि वो अपने शिक्षण के साथ साथ अपने व्यवहार से भी बालकों को अच्छा भविष्य निर्मित कर सके। तो इसके बारे में जब समझते हैं तो इसके उत्तरदायित्व की जब बात आती है तो हम पहली बात समझते हैं छात्रों की प्रकृति आवश्यकता रुचियों विकास तथा सीमाओं का ज्ञान। राजनीति विज्ञान शिक्षक के अंदर आता है कि उसको हमेशा छात्रों की प्रकृति, यानी कि प्रकृति का क्या होता है, उसका नेचर। जब तक टीचर स्टूडेंट के नेचर को नहीं समझेगा, उसकी प्रकृति को नहीं जानेगा, उसके संदर्भ में उसकी भविष्य के लिए कार्य नहीं कर सकता है। हम कहते हैं शिक्षक की शिक्षक को हमेशा कैसा होना चाहिए, बालक की मनोदशा का ध्यान होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित या बालक की मनोदशा का ज्ञान। एक शिक्षक को हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बालक की मनोदशा का ज्ञान होना चाहिए। तो बालक की मनोदशा के ज्ञान से हमारा संबंध ये है कि वो बालकों की प्रकृति को, बालकों के नेचर को समझे। अगर वो बालकों की प्रकृति, बालकों के नेचर को समझ लेगा तो उसके अनुसार बालकों को बेहतर शिक्षण प्रदान कर सकता है। क्योंकि जब तक हम बालकों को नहीं समझेंगे, हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, इसका ज्ञान हमको नहीं हो सकता और हमारा शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले बालकों की प्रकृति, फिर बालक की आवश्यकता। जब हम बालकों की आवश्यकता को समझते हैं तो उसकी आवश्यकता उसके परिवार से संबंधित हो सकती है, उसके परिस्थिति से संबंधित हो सकती है और उसके भविष्य के संदर्भ में हो सकती है। उसके परिवार, उसकी परिस्थिति, उसकी भविष्य के संदर्भ में उसकी आवश्यकताएं हो सकती है। तो उसकी एक्चुअली आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको समझना एक शिक्षक को बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जब हम उसकी बात करते हैं उसकी रुचियों की, तो बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के जो ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। हम बच्चों से उम्मीद करें कि उसका उस विषय में इंटरेस्ट ही नहीं है और फिर हम उसको नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, तो बच्चा उस नॉलेज को कभी भी मन से, अपनी इच्छा से उसके अपने अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। हम कई बार देखते हैं कुछ ऐसे हायर विषय होते हैं जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, तो बच्चा कक्षा में बना तो रहता है लेकिन उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता, वो उसका मन कहीं और लगा हुआ रहता है और उसकी फलस्वरूप उसका रिजल्ट, उसका प्रोग्रेस वो आगे नहीं कर पाता। तो हमको उसकी रुचियों को समझना है। हमारे पास ऐसे विषय होंगे जो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, लेकिन हम हमारी कोशिश कैसे करेंगे, हम बच्चे के अंदर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इस बात का नॉलेज हमको होना चाहिए। और उस बात का नॉलेज हमको होगा तो बच्चों को हम बेहतर एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे का जो विकास है, डेवलप है, विकास
इस विकास का ध्यान रखना है, यानी कि बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाना। हम बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो उसके माध्यम से बच्चा अपने अंदर कैसे चेंजेस लाता है, उस चेंजेस के माध्यम से कैसे डेवलप को हासिल करता है, क्योंकि शिक्षण अपने आप में बालकों को बेहतर भविष्य निर्मित करती है, बालकों को बेहतर आदर्श नागरिक बनाती है और उसके विकास के लिए कार्य करती है। तो इसी विकास को समझना होगा जिसके माध्यम से हम बच्चों को भविष्य के संदर्भ में अच्छा नागरिक निर्माण कर सकते हैं। और सीमाओं, ये भी जरूरी है कि जब तक हमको इस सीमाओं का ज्ञान नहीं होगा, सीमाओं का मतलब क्या होता है कि बच्चों की जो दोष है, जो कमियां हैं, इनका नॉलेज होना हमको जरूरी है। इन दोष और कमियों को अगर हमको पता नहीं है, हम बच्चों के बारे में अच्छा कार्य नहीं कर सकते। बच्चों की कुछ पारिवारिक या सामाजिक या आर्थिक कोई भी समस्या हो सकती है, कोई दोष होती है, कोई शारीरिक समस्या हो सकती है। हो सकता है कि बच्चों में कुछ मेंटली प्रॉब्लम है जो कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो उसका दोष है। फिजिकली प्रॉब्लम है, बच्चा सही से देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसका आईक्यू थोड़ा लो है, कोई भी है, दोष सीमाएं हो सकती है। तो हमको बच्चों के लिए ऐसा कार्य करना हो सकता है हमको किसी मनोचिकित्सक या कोई फिजिकली कोई डॉक्टर से कोई हो सकता है, उसके जरिए बच्चों के संदर्भ में कार्य करना पड़ सकता है, क्योंकि हमको कार्य भी करना है बच्चों के बेहतर भविष्य को निर्मित करने के लिए, उसके विकास के लिए। तो इसके संदर्भ में हम कार्य तभी कर सकते हैं कि बच्चों की हम सीमाओं का ध्यान रखेंगे, बच्चों के दोष का ध्यान रखेंगे। तो इन सीमाओं, इस दोष को समझते हुए हम बच्चों को बेहतर शिक्षण करवा सकते हैं। इस तरह कह सकते हैं छात्रों की प्रकृति, छात्रों की आवश्यकताओं, छात्रों की रुचियों, विकास तथा सीमाओं का एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को इसके संदर्भ में सही से नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम अगली बातें करते हैं जो आप सभी जानते हैं, बाल मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान, चाइल्डहुड यानी कि बाल, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। जब तक हम चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे हम हमारे शिक्षण को नहीं कर सकते। इसलिए जब इस जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, यानी कि जो हम प्रशिक्षण लेते हैं, चाहे वो एसटीसी लेवल पे ले रहे हो आप या बीएड लेवल पर आप लोग ले लो, तो आप लोग इस बाल मनोविज्ञान को हम समझ सकते हो। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, हमने बाल्यावस्था, वृद्धि और विकास को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। इसमें आपने समझा होगा कि हम बालकों की मनोदशा को कैसे समझ सकते हैं। अलग अलग जो साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस संदर्भ में क्या क्या बातें करी, कौन कौन से प्रयोग करे, इस सारी बातों को हमने समझा और इसी के संदर्भ में हम हमारे टीचिंग में इंप्रूवमेंट लाते हैं। इसके साथ ही एचटीसी वाले बच्चे सीखना जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान में हम बच्चों के अध्ययन के तरीके ला सकते हैं, बच्चों में सामाजिक प्रक्रिया को निर्मित कर सकते हैं, हम बच्चों के अंदर लर्निंग प्रोसेस लाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये सब बातों को हम समझते हैं, ये सब बातों को हम जानते हैं। इसी को बात को जानकर समझकर ही बच्चों को हम बेहतर भविष्य निर्मित करेंगे और अपने शिक्षक एक अपने उत्तरदायित्व, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझेगा, अच्छे से जानेगा। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। एक शिक्षक बनने से पूर्व तो हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से शिक्षक को एक शिक्षक बनने के बाद भी इस बात का अध्ययन करते रहना चाहिए। इस अगली बात है छात्रों को नवीनतम घटना की जानकारी देना। छात्रों को नवीनतम घटनाओं की जानकारी देना। नवीनतम घटना यानी कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से जो कुछ घट रहा है, उस घटनाओं से हम बालकों को दूर नहीं रह सकते। परिस्थितियां क्या पर्यावरणिक हो सकती है, समसामयिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, जो बच्चों को जानने के लिए जरूरी है। हम यूं कह सकते हैं कि जो करंट नॉलेज है, उस करंट नॉलेज को समय समय बच्चों को बताते रहे।
इस बात पर अपनी प्रार्थना सभाएं होती है। तो प्रार्थना सभाओं के दौरान बच्चों को न्यूज़पेपर के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में बताना चाहिए, चाहे वो फिल्म जगत से हो, चाहे स्पोर्ट्स से हो, चाहे देश से हो, चाहे विदेश से हो, ऐसी घटनाओं को बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चा शिक्षण के साथ साथ इस दुनियादारी में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, उसको समझेगा, जानेगा और उससे अपनी मानसिकता को उसके संदर्भ में तैयार करेगा, उसको भविष्य के लिए तैयार होना, अपना विकास करना है। तो इस जो घटनाओं से हमको बच्चों को दूर नहीं करना है, इसलिए नवीनतम घटनाएं जो भी होती है उसको करना है। हम देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां बन रही है पिछले 9-10 महीने से, जो कोरोना काल में जो परिस्थितियां बन रही, तो आने वाले समय में परिस्थितियां बच्चों से जुड़ी हुई रहेगी, यानी कि बच्चा अपने पाठ्यक्रम में इस बात को पढ़ेगा, जानेगा और समझेगा। तो आने वाले समय के हिसाब से बच्चों को तैयार करने के लिए हमको वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है इसके बारे में बच्चों को जानकारियां देनी। अगला है शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माता शिक्षक जो है पाठ्यक्रम का निर्माता हो। एक शिक्षक की खूबी है कि उसका मतलब विद्यालय में पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही है, कितना बच्चों के लिए फायदेमंद है, कितना उससे शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, इस बात को समझना होगा। इसलिए हम बात करते हैं कि शिक्षक को हमेशा पाठ्यक्रम का निर्माता हो, यानी कि पाठ्यक्रम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निर्मित होता है। तो इस बात का ध्यान शिक्षक को रखना होगा और अपने अंदर ये स्किल लानी होगी कि हम पाठ्यक्रम को बेहतर रूप से कैसे बना सकते हैं। इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कि जब हम एक पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम की बातें करते हैं, पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम की बातें करते हैं, तो उसके आकार, उसका प्रकाशन, उसका लेखक, उसका संदर्भ जो सूची होती है, उसकी जो विषय वस्तु होती है इत्यादि कुछ पॉइंट है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं। हमने इस बात को पिछली कक्षाओं में जाना है कि एक शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माण की कुछ बातें होती है जिसको हमको ध्यान रखना, और भी कुछ बातें होती है, ठीक है। तो शिक्षक यदि इस बात को जानेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू को जानेगा, तो उसको पता होगा कि अच्छा सिलेबस किस तरह से क्रिएट होता है, ये बात होगी। तो एक शिक्षक को जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण हो या पाठ्यक्रम में चेंज होता है तो उसके प्रति अपने जो व्यूज है वो व्यूज देना आना चाहिए। कब हो सकता है जब उसको अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण के जो मूलभूत जो बिंदु है उसका ध्यान होगा कि अच्छे पाठ्यक्रम का कैसे निर्माण किया जाता है और वो बालकों के उद्देश्य को किस तरीके से पूर्ण कर रहा है, इस बात का उसको ध्यान होगा। तो एक शिक्षक को हमेशा पाठ्यक्रम का निर्माता होना चाहिए। उसको जब भी पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम का मतलब क्या, सिलेबस, पाठ्यपुस्तक से बाहर होकर बच्चों के शिक्षण से संबंधित जो सहायक गतिविधियां भी होती है, उन गतिविधियों को कितना विद्यालय में आयोजित करना है, बच्चों को कितना सिखाना है, इन सब बातों का नॉलेज भी शिक्षक को होना चाहिए ताकि विद्यालय के वातावरण को सृजनात्मक और क्रिएटिविटी वाला बना सके। अगला इसमें शिक्षक विभिन्न वर्ग, समुदाय, समाज तथा तत्वों के बीच कड़ी का
कार्य एक शिक्षक को विभिन्न जो वर्ग होते हैं, जो कैटेगरीज होती है, समुदाय होते हैं, सो समुदाय कम्युनिटी होती है, समाज सोसाइटी होती है, और तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके बीच का कड़ी का कार्य करें। समाज के उत्थान के लिए, वर्ग को मिलाने के लिए, समुदाय की प्रगति के लिए, और इन तत्वों को हम किस तरीके से एक साथ जोड़े रखते हैं, बनाए रखते हैं, क्योंकि इनको एक साथ रहने से, इनके विकास से ही राष्ट्र का निर्माण है और राष्ट्र प्रगति और विकास की ओर आगे की ओर बढ़ता है। तो शिक्षक को इनके बीच में कड़ी का कार्य करना है, जोड़ने का कार्य करना है। तो ये है शिक्षकों के उत्तरदायित्व। अब हम आगे जाते हैं, कंटिन्यू। राजनीति, विज्ञान, शिक्षक की व्यावसायिक आचार राजनीति विज्ञान शिक्षक की व्यावसायिक आचार संहिता। जो आचार संहिता शिक्षक की व्यावसायिक, वो कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात है व्यावसायिक शिक्षण विषय का पूर्ण ज्ञाता, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति तो ये बातें हैं राजनीति विज्ञान शिक्षक की व्यावसायिक आचार संहिता। सबसे पहली बात है व्यावसायिक प्रशिक्षण। एक शिक्षक को हमेशा ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। एक शिक्षक की पहचान तभी है जब उसने ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लिया हो, क्योंकि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमको पता रहता है कि हम बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, हमको शिक्षण किस तरीके से करना है। हम व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से हम जो भी मेथड्स है, जो भी स्किल्स है, इसका नॉलेज लेते हैं और अपने अंदर एक बेहतर गुणों का निर्माण करते हैं। एक तकनीकी होती है, डॉक्टर्स होता है, तो डॉक्टर को भी डॉक्टर बनने से पहले उसकी पूरी तैयारी होती है, यानी उसको पूरा प्रशिक्षण देना होता है कि डॉक्टर को करना क्या, कैसे क्या, पेशेंट के साथ किस तरीके से उसको सर्जरी वगैरह सारा चीज करना, प्रशिक्षण देता है। तो शिक्षक भी बालकों के साथ कार्य कर रहा है, बालकों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए उसको सबसे पहले बच्चों को
किस तरीके से एजुकेशन देनी है, कैसे भविष्य का निर्माण करना है, इस संदर्भ को पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, चाहे वो सैद्धांतिक हो या प्रायोगिक हो। उसको दोनों बातें सिखाकर उसको एक अच्छा टीचर बनाया जाता है। दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञान। एक शिक्षक अपनी पहचान तभी बना सकता है जब उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है, उसको अच्छा नॉलेज होता है। यानी कि उसको जब तक अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, विषय का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो बालकों को पढ़ा नहीं सकता। पहली बात तो उसको पूर्ण ज्ञान होगा, दूसरी से बात उसकी पहचान होगी वो कौन सा सब्जेक्ट का शिक्षक है, पहली बात तो यहाँ आ गई। दूसरी बात उसको अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए, अदर सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक अपने विषय में पूर्ण रूप से तैयार होना जरूरी नहीं है, अदर सब्जेक्ट को पहचानते हुए जानते हुए बालकों को शिक्षण करवा सकते हैं, क्योंकि एक विषय दूसरे विषय से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। इस बात को सहमत है। तीसरी बात व्यवसाय के प्रति निष्ठा। इस बात को हम पूरी तरह से मानते हैं कि एक शिक्षक को हमेशा ही अपने शिक्षण के प्रति निष्ठा रखनी होगी, ईमानदारी रखनी होगी। उसने जी नहीं चुराना है। हम विद्यालय गए, स्कूल में गए और सिर्फ 6 घंटे की नौकरी करके आ गए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, इसका मतलब हमारे विषय शिक्षण के प्रति ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है। ऐसा नहीं करके हमको बालकों के भविष्य को समझते हुए इस बात को समझना होगा और उसके गुण से शिक्षण करवाना। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, प्रैक्टिकली व्यूज, यानी कि एक शिक्षक का नजरिया हमेशा प्रयोगात्मक होना चाहिए। सिर्फ सैद्धांतिक नहीं कि पाठ्य पुस्तक पार्ट में है, हम बच्चों को पढ़ाकर आ गए, काम खत्म। उसमें क्या चेंजेस लाना है, इंप्रूवमेंट कैसे लाना है, हम कौन से सहायक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हम नए नए तकनीकी का टेक्नोलॉजी यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इस बात को समझते हुए हमको हमेशा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। समय के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा है, तो ये सब बातें प्रयोगात्मक दृष्टि से आगे भी शिक्षक को इस बात को समझते हुए बच्चों को अब उसके संदर्भ में कैसे टीचिंग कराता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कक्षा में शिक्षण के साथ साथ जो को-कल्चरल एक्टिविटीज होती है, पाठ्य सहगामी जो क्रिया होती है वो भी होनी चाहिए। वो कब संभव है? जब शिक्षक इसमें रुचि रखता हो। बालकों को समय समय पर जो जयंतियां पर उत्सव, जो खेल कूद, जो से प्रतियोगिता होती है, इन सब की व्यवस्था विद्यालय में करवानी होगी, वो सब शिक्षक ही करवा सकता है जब उसकी इसमें रुचि होगी। करवाने के साथ साथ टीचर्स को उसमें इन्वॉल्व भी होना है, उसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो शामिल होगा तो बच्चों को भी एक इंटरेस्टेड होगा, बच्चे शिक्षक इस तरीके से एक शिक्षण का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा निर्मित होगा। शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक, एक शिक्षक को हमेशा ही बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो भी शिक्षा के जो उद्देश्य, टीचिंग की जो भी एम्स है, उनको समझते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षण प्रदान करना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ ही हम बेहतर शिक्षण करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हम उस टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो हम टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चों की किस तरह उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो ये तभी संभव है जब शिक्षक इन उद्देश्यों के प्रति जागरूक होगा। हम बिना उद्देश्यों के निर्माण के हम किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। सबसे पहले उद्देश्य बनाइए, फिर उस कार्य को करेंगे। तो टीचिंग के लिए भी बात आती है कि हम शिक्षा के उद्देश्य को जागरूक करेंगे तब बच्चों को बेहतर शिक्षण करवा सकते हैं। तो अब हमने जाना कि राजनीति विज्ञान शिक्षक की कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व और व्यावसायिक आचार संहिता होती है। तो हमने आज कक्षा के शिक्षण में ये बातों को समझा। तो एक शिक्षक होने के नाते हमको इस बात को पूर्ण रूप से सहमत करना और समझना होगा और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा। इसी के संदर्भ में आपका असाइनमेंट है, राजनीति विज्ञान शिक्षक का उत्तरदायित्व समझाते हुए व्यावसायिक आचार संहिता को
राजनीतिक ज्ञान शिक्षक का उत्तरदायित्व बताते हुए उसकी क्या व्यावसायिक आचार संहिता, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय कोरोना का समय चल रहा है, तो इस विकट परिस्थिति को समझते हुए आपको सावधानी और सतर्कता रखनी है। जब भी आप घर से बाहर निकले, मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और इसी जागरूकता के साथ हम बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।